स्टूडेंट, वेलकम टू लेट्स स्नैप एग्ज़ाम्स। आशा करती हूँ आप सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। आज की वीडियो में हम लेकर आए हैं बीए फर्स्ट सेमेस्टर के लिए भारत का इतिहास। इसमें भारत का प्राचीन इतिहास है, जो कि हम प्राचीन इतिहास में प्रारंभ से लेकर 1206 तक के इतिहास को देखेंगे। तो इसमें हम सबसे पहले देखेंगे चैप्टर 1 को, भारतीय इतिहास के स्रोतों का सर्वेक्षण तथा भारतीय भौगोलिक विशेषताएं। भारतीय इतिहास को जानने के लिए किन किन स्रोतों को रखा गया है, किन किन स्रोतों से हमें भारत के इतिहास के बारे में पता चलता है, आज इस वीडियो में हम जानेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। हमने इस वीडियो में चीज़ों को हाईलाइट किया हुआ है ताकि आपको ज़्यादा न पढ़ना पड़े, पूरा का पूरा आप मेन पॉइंट को पढ़ लें, आपके लिए ज़्यादा हेल्पफुल होगा। और इस वीडियो के देखने के बाद हम इसके जो PDF है उसको अपने टेलीग्राम चैनल पर सेंड कर देंगे, तो आप वहाँ से इसे ले सकते हैं। प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत। तो इतिहास क्या है, सबसे पहले वो देखें तो मूलतः महत्वपूर्ण तथ्यों को चुनकर अतीत के पुनर्निर्माण करने को ही इतिहास कहते हैं। ये महत्वपूर्ण तथ्य विभिन्न रूपों में प्राप्त होते हैं, जिन्हें इतिहास के स्रोत कहा जाता है। तो इतिहास के स्रोत क्या होते हैं? वही महत्वपूर्ण तथ्य जो इतिहास के पुनर्निर्माण, जैसे कि इतिहास है पुनर्निर्माण करना किसी चीज़ों का, और उससे मिले हुए जो तथ्य हैं वह इतिहास के स्रोत हैं। आगे देखते हैं। प्राचीन भारतीय इतिहास पर प्रकाश डालने वाले स्रोतों में मुख्य दो भागों में बांटा जा सकता है। तो प्राचीन भारत के इतिहास के जो स्रोत हैं उन्हें 2 भागों में बांटा गया है, साहित्यिक स्रोत तथा पुरातात्विक स्रोत। साहित्यिक स्रोत वो होते हैं जिनमें धार्मिक ग्रंथों को साहित्यिक स्रोत में रखा गया है, और पुरातात्विक स्रोत होते हैं किसी के द्वारा लिखे हुए ग्रंथ, वो पुरातात्विक स्रोत में आते हैं। जैसे कि और पुरातात्विक स्रोत में वो भी आते हैं जैसे कि स्मारक और सिक्के, ये चीज़ें भी पुरातात्विक स्रोत में आती हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं साहित्यिक स्रोत की। तो साहित्यिक स्रोत में सबसे पहले आते हैं धार्मिक ग्रंथ, और धार्मिक ग्रंथों की श्रेणी में वे ग्रंथ आते हैं जो किसी धर्म से जुड़े हुए हों या किसी धर्म से प्रभावित हों। इन ग्रंथों से तत्कालीन उस समय के सामाजिक, धार्मिक और राजनीतिक स्थिति पर प्रकाश पड़ता है। तो इसमें धार्मिक ग्रंथ हैं। पहले इसमें धार्मिक ग्रंथों के बारे में बात करें तो करेंगे हम ब्राह्मण ग्रंथ, जैन ग्रंथ और बौद्ध ग्रंथों के बारे में। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ब्राह्मण ग्रंथों की। ब्राह्मण ग्रंथों पर प्रकाश डालने वाले भारतीय इतिहास पर प्रकाश डालने वाले ब्राह्मण धर्म से जो संबंधित ग्रंथ हैं वो है ब्राह्मण ग्रंथ, और इनमें आते हैं, सबसे पहले बात करें तो वेद सबसे प्राचीनतम ग्रंथ हैं, आर्यों के प्राचीनतम ग्रंथ। वेदों की संख्या 4 है, और इसमें सबसे प्राचीनतम वेद है ऋग्वेद। ऋग्वेद के अतिरिक्त 3 वेद भी हैं, ये हैं सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। वेदों का भारतीय संस्कृति में विशेष महत्व है, और आर्यों के विषय में विस्तृत जानकारी हमें वेदों से ही मिलती है। आगे हम देखते हैं, आप इससे समझ सकते हैं प्राचीन भारतीय इतिहास के साधनों को। तो ये 2 भागों में बटे हुए हैं, साहित्यिक और पुरातात्विक। तो साहित्यिक में आते हैं धार्मिक और धर्मनिरपेक्ष। जो धर्म से जुड़े हुए हैं वे हैं धार्मिक, बौद्ध जैन और ब्राह्मण। और हम धर्मनिरपेक्ष की बात करें तो धर्मनिरपेक्ष में आते हैं कल्पना प्रधान लोक साहित्य या किसी का जीवन चरित्र या अन्य ग्रंथ। और धर्मनिरपेक्ष में विदेशी यात्रियों के द्वारा लिखे हुए वृत्तांत भी आते हैं, और जैसे कि विदेशी यात्रियों के वृत्तांत में हैं यूनानी, चीनी, तिब्बती, मुसलमान यात्रियों के वृत्तांत। भारतीय इतिहास में ये स्रोत हैं। अब हम बात करते हैं, साहित्य की बात कर ली, अब हम बात करते हैं पुरातात्विक। तो पुरातात्विक में आते हैं अभिलेख, स्मारक, मुद्राएं, कलाकृतियाँ एवं बर्तन। तो अब हम इन्हें डिटेल से समझते हैं। सबसे पहले हमने इसमें देख लिया वेदों जो कि ब्राह्मण ग्रंथ के अंतर्गत आते हैं। तो अब ब्राह्मण ग्रंथ के अंतर्गत ब्राह्मण भी आते हैं। ब्रह्म का अर्थ होता है यज्ञ के विषयों को प्रतिपादित करने वाले ग्रंथों को ब्राह्मण ग्रंथ कहा जाता है। तो ब्राह्मण ग्रंथ का अर्थ है यज्ञ के विषयों को प्रतिपादित, जो यज्ञ के विषय में बात करते हैं वो ब्राह्मण ग्रंथ होते हैं। यज्ञ एवं कर्मकांडों के विधान को समझने के लिए इनकी रचना की गई है। वैदिक श्लोकों एवं संहिताओं की टीकाएं इनमें मिलती हैं। और प्रमुख जो ब्राह्मण ग्रंथ हैं वो हैं
ऐतरेय, शतपथ, पंचविश और गोपथ। आपसे पेपर में ऑब्जेक्टिव में पूछा जाए तो इनके नाम दिए जा सकते हैं और आपसे पूछ सकते हैं कि कौन से ब्राह्मण ग्रंथ हैं, या इनमें से कोई एक अलग से दे दिया जाएगा तो कौन सा ब्राह्मण ग्रंथ नहीं है। तो आप इन्हें अच्छे से पढ़ें, इनसे क्वेश्चंस बनते हैं। तीसरा है आरण्यक। आरण्यक शब्द की उत्पत्ति अरण्य से हुई है और अरण्य का अर्थ होता है वन, अर्थात ऐसे ग्रंथों को कहा जाता है आरण्यक जिनका अध्ययन वन में किया जा सके। फिर उसके बाद है उपनिषद। उप का अर्थ होता है निकट और निषद का अर्थ होता है बैठना। तो गुरु के समीप बैठकर ज्ञान के आधार पर लिखे गए ग्रंथों को उपनिषद कहते हैं। तो जब कोई अपने गुरु के साथ बैठकर उनसे पूछकर उनसे जो ज्ञान लिया है उसके आधार पर ग्रंथों को लिखते हैं तो वो उपनिषद कहलाते हैं। उपनिषदों में प्रमुख हैं बृहदारण्यक और छांदोग्य उपनिषद, ये प्रमुख उपनिषद हैं। उपनिषदों से भारतीय दर्शन व बिंबसार के पूर्व के इतिहास का विवरण प्राप्त होता है। अब है वेदांग। वेदांग से तत्कालीन समाज एवं धर्म पर विस्तृत प्रकाश पड़ता है। वैदिक अध्ययन के लिए विशिष्ट विद्याओं की शाखाओं को वेदांग कहा जाता है। वैदिक अध्ययन के लिए विशिष्ट विद्याओं की शाखाएं बनाई गईं, उनको वेदांग कहा गया। वेदांग 6 हैं, जो कि शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद या ज्योतिष हैं। धर्म पर प्रकाश डालने वाले सूत्र को धर्म सूत्र कहा जाता है और गृह संस्कारों पर प्रकाश डालने वाले सूत्रों को गृह सूत्र कहा जाता है। आगे है स्मृतियाँ। सूत्रों के पश्चात स्मृतियों की रचना हुई। स्मृतियों में मनुस्मृति और याज्ञवल्क्य स्मृति प्रमुख स्मृतियाँ हैं। इनसे उस समय के तत्कालीन समाज के विभिन्न कार्यकलापों पर प्रकाश पड़ता है। फिर है महाकाव्य। महाकाव्य 2 हैं, रामायण और महाभारत। रामायण के रचयिता हैं वाल्मीकि, महाकवि वाल्मीकि, और महाभारत के रचयिता हैं मुनि व्यास। इन महाकाव्यों से तत्कालीन सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक स्थिति पर प्रकाश पड़ता है। तो ये सभी ग्रंथ जो हैं उस समय की या किसी भी शासक के समय में लिखे गए हैं, तो उस समय के सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक कैसी स्थिति थी ये उस सब पर प्रकाश डालते हैं और हमें बताते हैं। फिर आगे हैं पुराण। पुराणों की संख्या 18 है, लेकिन इसमें 5 पुराण ही सबसे अधिक महत्वपूर्ण हैं। ये हैं मत्स्य पुराण, भागवत पुराण, विष्णु पुराण, वायु पुराण और ब्राह्मण पुराण। पुराण का अर्थ प्राचीन होता है। पुराणों में प्राचीन भारत के इतिहास, धर्म, आख्यान, विज्ञान, राजनीतिक स्थिति आदि का विस्तृत रूप से विवरण है। अब हमने जो ब्राह्मण ग्रंथ है उसके अंदर बात करी, तो ब्राह्मण ग्रंथों के अंतर्गत हमने बात करी है। इसमें वेद, ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद, वेदांग, स्मृति, महाकाव्य और पुराण। अब हम बात करेंगे बौद्ध धर्म के बारे में। बौद्ध धर्म के जो ग्रंथ हैं वह किस तरह से भारतीय इतिहास के बारे में बताते हैं। तो बौद्ध धर्म ग्रंथ के कुछ ग्रंथ हैं। ये हैं पिटक। पिटकों की संख्या 3 है। विनय पिटक, सूत्र पिटक और अभिधम्म पिटक। विनय पिटक में मठ में रहने वाले भिक्षुओं के लिए आवश्यक निर्देश दिए गए हैं। सूत्र पिटक में महात्मा बुद्ध के उपदेश दिए गए हैं। ये क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं कि महात्मा बुद्ध के उपदेशों को किस पिटक में रखा गया है, तो आप इन्हें अच्छे से पढ़ें, डिटेल से पढ़ें। अभिधम्म पिटक में 7 संग्रह हैं। इसमें महात्मा बुद्ध के उपदेशों की दार्शनिक रूप से व्याख्या की गई है और जो पिटक हैं उनकी भाषा पाली भाषा है। फिर है जातक। जातक बौद्ध ग्रंथों में जातक का दूसरा प्रमुख स्थान है। जातक में महात्मा बुद्ध के पूर्व जन्मों का विवरण किया गया है और इसमें 549 कथाओं के रूप में लिखे गए हैं। आगे हम देखते हैं कुछ अन्य महत्वपूर्ण ग्रंथ हैं बौद्ध ग्रंथ। त्रिपिटक व जातकों के अतिरिक्त कुछ अन्य बौद्ध ग्रंथों से भी भारतीय इतिहास पर प्रकाश पड़ता है। मिलिंद-पन्हो नामक ग्रंथ, मिलिंद-पन्हो ये बौद्ध ग्रंथ है। इससे मिनेंडर के समय के समकालीन एवं धार्मिक स्थिति के विषय में जानकारी उपलब्ध होती है और ये दीपवंश और महावंश से मौर्य काल के विभिन्न पहलुओं पर प्रकाश डालता है। तो जातक और पिटकों के अलावा दीपवंश, महावंश और मिलिंद-पन्हो भी महत्वपूर्ण ग्रंथ हैं जिनसे भारतीय इतिहास के बारे में पता चलता है।
अब हम बात करते हैं जैन ग्रंथों की। जैन ग्रंथ बौद्ध ग्रंथों के समान जैन ग्रंथ भी पूर्णतः धार्मिक होते हुए भी ऐतिहासिक दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं। तो जैन ग्रंथों में सबसे महत्वपूर्ण हैं भद्रबाहु चरित, परिशिष्ट पर्व, पुण्याश्रव कथाकुश, लोक विभाग आदि प्रमुख ग्रंथ हैं। जैन साहित्य 12 अंगों में विभक्त है। जैन साहित्य से तत्कालीन भारत के राजतंत्रों एवं गणतंत्रों पर व्यापक प्रकाश पड़ता है। अब दूसरा देखते हैं हमने जो थे साहित्यिक स्रोत, तो उसमें एक थे धार्मिक और दूसरे थे धर्मनिरपेक्ष। तो दूसरा अब हम देखेंगे धर्मनिरपेक्ष साहित्य। तो धर्मनिरपेक्ष में को दो भागों में विभाजित किया जा सकता है। एक है लोक कल्पना प्रधान लोक साहित्य एवं जीवन चरित्र। तो इसमें हम कुछ जो इतिहासकार हैं उनके द्वारा लिखी गई पुस्तकों के बारे में देखेंगे। उन्होंने साहित्य के बारे में जो लिखा है उन बुकों के बारे में हम अच्छे से जानेंगे। तो सबसे पहले इम्पोर्टेंट बुक के बारे में देखते हैं जो कि कई बार एग्जाम्स में पूछी गई है। अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र है चाणक्य के द्वारा लिखी हुई, क्योंकि चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री थे चाणक्य। इसने 4वीं ईसा पूर्व में इस पुस्तक को लिखा था और यह पुस्तक अर्थशास्त्र उस समय के तत्कालीन शासन व्यवस्था पर प्रकाश डालती है। राजनीतिक, कूटनीतिक एवं शासन प्रबंध पर एक उत्कृष्ट कृति मानी जाती है। इसका नाम अर्थशास्त्र है, लेकिन इसके अंतर्गत राजनीति, कूटनीतिक और शासन प्रबंध पर चीज़ों को बताया गया है। अगली पुस्तक है मुद्रा राक्षस। इसके लेखक हैं विशाख दत्त। इसमें नंद राजा के पतन, चाणक्य द्वारा चंद्रगुप्त को राजा बनाए जाने का उल्लेख किया गया है। इस नाटक की रचना 7वीं शताब्दी में हुई थी। तो ये बुक और इनके लेखकों को आप अच्छे से याद करें, इनसे क्वेश्चंस बनते हैं। कालिदास की रचनाएं। कालिदास द्वारा रचित ग्रंथों में जो कि भारतीय इतिहास पर प्रकाश डालते हैं वो है मालविकाग्नि मित्र। इसमें पुष्यमित्र एवं यवनों के मध्य हुए युद्ध का भी उल्लेख किया गया है। आगे देखते हैं हर्षचरित। हर्षचरित्र की रचना 7वीं सदी में बाणभट्ट ने की थी। तो हर्षचरित्र के लेखक हैं बाणभट्ट। हर्षकालीन प्रत्येक प्रमुख घटना की जानकारी प्राप्त होती है जो कि राजा हर्षवर्धन था उसके काल में लिखी गई थी। ये बाणभट्ट के द्वारा। महाभाष्य पतंजलि के द्वारा लिखी गई है। इससे मौर्य काल के विषय में जानकारी मिलती है। गार्गी संहिता यवनों भारत पर यवनों का जो आक्रमण हुआ था उसका उल्लेख इसमें किया गया है। राजतरंगिणी जो कि कश्मीर के इतिहास पर विशेष प्रकाश डालती है, कल्हण के द्वारा लिखी गई है। इसकी रचना 12वीं शताब्दी में हुई थी। नवसाहसांक चरित परमार वंश की घटनाओं पर प्रकाश डालती है और नवसाहसांक चरित की रचना की थी परिमल गुप्त ने। गौड़बाहो इस ग्रंथ का रचयिता है वाकपति राज। गौड़बाहो का रचयिता है वाकपति राज। इस ग्रंथ में कन्नौज नरेश यशोवर्मा की विजयों का वर्णन है। फिर अगली पुस्तक है विक्रमांक देव चरित और इसका लेखक है विल्हण। इससे चालुक्य वंश के इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। अगली है पृथ्वीराज रासो। पृथ्वीराज रासो के समय में उसके दरबारी कवि चंद्रवरदाई ने इस पुस्तक को लिखा था और यह चौहान वंशीय शासक पृथ्वीराज के विषय में महत्वपूर्ण सामग्री उपलब्ध कराती है। अब हम देखते हैं विदेशी यात्रियों के वृत्तांत। कौन कौन से विदेशी हमारे यहाँ आए और हमारे भारत के बारे में उन्होंने लिखा, जिससे कि आज वो हमारे भारतीय इतिहास के स्रोत बन गए हैं। तो विदेशी यात्रियों के वृत्तांत में सबसे पहले देखते हैं यूनानी वृत्तांत। यूनानी वृत्तांत में देखें तो जो यूनानी लेखक जो सबसे पहले भारत में आया था वो था हेरोडोटस, और हेरोडोटस को ही भारतीय इतिहास का पिता भी कहा जाता है। हेरोडोटस ने 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में भारतीय सीमा प्रांत और हखमनी साम्राज्य के मध्य राजनीतिक संपर्क पर प्रकाश डाला। टेसियस ने भी अपनी रचना में भारत के विषय में लिखा। इसके अतिरिक्त सिकंदर के साथ आए अनेकों लेखकों ने भारत के विषय में अपने विचार लिखे, लेकिन सिकंदर के कुछ समय पश्चात मेगास्थनीज भारत आया। यूनानी लेखक, इसकी पुस्तक है इंडिका। इसने भारत के बारे में चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था और इसने भारत के बारे में लिखा। आगे हम बात करते हैं इसी प्रकार
ये भी यूनानी लेखक हैं। टॉलेमी का भूगोल, प्लिनी की नेचुरल हिस्ट्री आदि पुस्तकें भी महत्वपूर्ण हैं। अब हम बात करते हैं चीनी यात्रियों के बारे में। चीनी यात्रियों में यूनानी ग्रंथों के समान ही चीनी यात्री वृत्तांत भी कम महत्वपूर्ण नहीं है। इसमें सबसे पहला चीनी यात्री है सुमाचीन। चीन का प्रथम इतिहासकार था जिसने ग्रंथ से भारत पर प्रकाश पड़ता है। सुमाचीन के अतिरिक्त फायान, हेनसांग, इत्सिंग भी भारतीय इतिहास के बारे में इनके ग्रंथों से भी हमें पता चलता है। हेनसांग आया था हर्षवर्धन के काल में और फायान आया था चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में। हेनसांग की जीवनी हुई ली द्वारा लिखी गई है। हेनसांग की जीवनी और मा त्वा-लिन की रचनाओं से भी भारतीय इतिहास में विपुल जानकारी प्राप्त होती है। अब हम बात करते हैं तिब्बती वृत्तांत के बारे में। तो तिब्बत के लामा तारानाथ द्वारा कंगयोर व तंगयोर, ये 2 पुस्तकें तारानाथ द्वारा रचित भारतीय ऐतिहासिक महत्व रखती हैं। आगे देखते हैं मुसलमान यात्रियों के वृत्तांत। भारतीय इतिहास में सबसे पहले मुसलमान यात्री आया था अल-बरूनी, जिसने पुस्तक लिखी थी तहकीके हिंद, भारत के तत्कालीन समाज या राजनीति सामाजिक स्थिति पर प्रकाश डालने के लिए। अल-बरूनी महमूद गजनवी के साथ भारत आया था। अल-बरूनी के अतिरिक्त भारत में आने वाले मुसलमान यात्री थे अल-विलादुरी, सुलेमान, अल-मसूदी, अन्य प्रमुख यात्री जो कि भारत में आए और अपने वृत्तांतों को लिखा। आगे हम देखते हैं दूसरे भाग में भारतीय इतिहास के प्राचीन स्रोतों को। दूसरा है पुरातात्विक स्रोत। तो पुरातात्विक स्रोत हैं साहित्यिक स्रोतों से पुरातात्विक स्रोत अधिक प्रामाणिक माने जाते हैं क्योंकि उनमें कवि की कल्पना अथवा लेखक की कल्पना शक्ति के लिए स्थान का अभाव होता है। पुरातात्विक स्रोतों में हमें चीज़ें एग्जैक्ट मिलती हैं जिन्हें देखकर हम पता लगा सकते हैं कि हाँ यह सच है। कवि तो जिस भी शासनकाल का राजा हो कवि होगा वह अपने शासनकाल के राजा के बारे में अच्छी चीज़ें ही बताएगा, वह ज़्यादातर वहाँ की कमियों को उजागर नहीं करेगा। तो अब हम इसके पुरातात्विक स्रोतों से देखते हैं, इन्हें एकदम परफेक्ट और सही स्रोत माने जाते हैं, अधिक प्रमाणित माने जाते हैं। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं अभिलेख, इंस्क्रिप्शंस। प्राचीन भारतीय इतिहास पर प्रकाश डालने वाले स्रोतों में सर्वाधिक महत्व के एवं प्रमाणित स्रोत अभिलेख हैं। अभिलेखों से तत्कालीन राजनीतिक एवं धार्मिक स्थिति पर विशेष रूप से प्रकाश पड़ता है। इसके अतिरिक्त राज्य की सीमाओं का निर्धारण, राजाओं के चरित्र, व्यक्तित्व के विषय में भी ये जानकारी उपलब्ध कराते हैं। अब तक के कालों में राजाओं के हजारों अभिलेख प्राप्त हो चुके हैं, लेकिन इसमें सबसे प्राचीनतम जो अभिलेख है वह है 5वीं शताब्दी का, जिसको पिपरावरा जिला वृष्टि कलश लेख है, जो कि सबसे पुराना अभिलेख है। कलश पर लिखा गया लेख है वो अभिलेख। अभिलेख विभिन्न रूपों में प्राप्त होते हैं। उदाहरणार्थ अभिलेख शिलाओं पर भी लिखे जाते हैं जिन्हें शिलालेख कहते हैं। स्तंभों पर लिखे जाते हैं स्तंभ लेख, धातु पत्रों पर लिखे जाते हैं धातु लेख और प्रस्तर पत्रों पर लिखे जाते हैं प्रस्तर लेख। स्तूपों अथवा मंदिरों पर भी, दीवारों पर भी लिखे जाते हैं। इसी आधार पर स्तूपों का विभिन्न नामों से जाना जाता है। शिला पर लिखे गए शिलालेख, स्तंभ लेख, ताम्रपत्र लेख, भोजपत्र लेख, जिस चीज़ पर लिखे जाएं उसी के नाम से उन्हें जाना जाता है। प्राचीन भारत पर प्रकाश डालने वाले अभिलेख मुख्यतः पाली, प्राकृत और संस्कृत भाषा में मिलते हैं। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ज़्यादातर अभिलेख किन भाषाओं में मिले हैं, तो पाली, प्राकृत और संस्कृत। अधिकांश अभिलेखों की लिपि ब्राह्मी है जो बाईं से दाईं ओर लिखी जाती है और जिसे आज तक पढ़ा नहीं गया है। कुछ अभिलेख खरोष्टी लिपि में लिखे गए हैं। आगे हम बात करते हैं एशिया माइनर में बोगज कोई का अभिलेख विदेशी अभिलेखों में प्रमुख है। तो सबसे प्रमुख अभिलेख जो कि विदेशी अभिलेख है वो है एशिया माइनर में बोगज कोई का। इसके अतिरिक्त पर्सिपोलस और नुक्शे रुस्तम के अभिलेख प्राचीन भारत तथा ईरान के संबंधों पर प्रकाश डालते हैं। अभिलेखों के बाद अब हम देखते हैं स्मारक, मॉन्यूमेंट्स। प्राचीन भवनों, मूर्तियों, भवनावशेषों का भी भारतीय इतिहास में विशेष महत्व है। तो अब हम देखते हैं स्मारक में मोहनजोदड़ो एवं हड़प्पा में हुए उत्खननों से
संभवतः विश्व की प्राचीनतम सभ्यता सिंधु सभ्यता का पता चला था और तक्षशिला में हुए उत्खननों से पता चला कि यह नगरी कम से कम 3 बार बनी व नष्ट हुई। पाटलिपुत्र में हुई खुदाई से मौर्यों के विषय में अनेक तथ्य प्रकाश में आए। आगे हम बात करते हैं मुद्राओं की। कॉइन्स। प्राचीन भारत पर प्रकाश डालने में पुरातात्विक स्रोतों में मुद्राएं विशिष्ट हैं। मुद्राएं उस समय की या तत्कालीन समय की राजनीतिक, धार्मिक और आर्थिक स्थिति एवं कला पर विशेष प्रकाश डालती हैं। गोखले जी कहते हैं, मुद्राओं के महत्व पर प्रकाश डालते हुए उन्होंने कहा है कि सिक्के अत्यंत बहुमूल्य होते हैं क्योंकि उनके बिना विश्वसनीय इतिहास की रचना प्राय असंभव है। मुद्राओं से निम्नलिखित जानकारी मिलती है। तो मुद्राओं से हमें क्या क्या पता चलता है किसी शासन काल के बारे में, किसी इतिहास के बारे में, किसी देश के इतिहास के बारे में, तो क्या पता चलता है मुद्राओं से। तो मुद्राओं से आर्थिक स्थिति का पता चलता है। किसी के यहाँ अगर सोने की मुद्रा है तो वह राष्ट्र अपने समय में बहुत ही आर्थिक स्थिति में संपन्न रहा है। किसी के यहाँ चांदी की है तो भी वह संपन्न रहा है, लेकिन तांबे और मिश्र धातुओं से इससे पता चलता है कि उनके सिक्के किस तरह के थे और उनकी आर्थिक स्थिति कैसी थी। आगे हम देखते हैं तिथि का निर्धारण। मुद्राओं पर अंकित तिथि उन मुद्राओं को जारी करने वाले शासकों की तिथि के बारे में बताते हैं। कौन से शासक ने कहाँ तक, किस समय तक शासन किया, उसके बारे में मुद्राओं पर वह अंकित करवाते थे, उन पर छपवाते थे। उसके बाद है धार्मिक स्थिति का ज्ञान। तो मुद्राओं पर उत्कीर्ण विभिन्न देवी देवताओं के चित्रों से तत्कालीन धर्म के विषय में जानकारी मिलती है। तो जो भी शासक थे अपने समय की मुद्राओं पर कोई देवी के चित्र, तो कोई वो अपनी जो कुल देवी होती थी किसी का पर किसी भी देवी देवता के चित्र बने हुए उकेरे हुए होते थे, तो उससे पता चलता है कि वह धार्मिक स्थिति कैसी थी और किस धर्म को मानने वाले थे। आगे देखते हैं कला पर प्रकाश। वहाँ की कला कैसी थी। मुद्राओं पर उत्कीर्ण विभिन्न चित्रों और संगीत वाद्यों से तत्कालीन कला एवं संगीत पर प्रकाश पड़ता है। तो वहाँ वह किस कला में ज़्यादा रुचि लेते थे उसके बारे में पता चलता है मुद्राओं से। अगले देखते हैं साम्राज्य की सीमाओं का निर्धारण। मुद्राओं से पता चलता है साम्राज्य की सीमाओं का निर्धारण। मुद्राओं से प्राप्त स्थलों के आधार पर इतिहासकारों को विभिन्न शासकों के साम्राज्य की सीमाओं को निर्धारित करने में सहायता मिलती है। आगे देखते हैं शासकों की व्यक्तिगत रुचियों की जानकारी। तो शासकों की व्यक्तिगत रुचि क्या थी वो भी उन पर मिलती है, क्योंकि जैसे कि कुछ शासक अपने शासनकाल में मुद्राओं पर खुद को अलग तरीके से पेश करना या उस पर छपवाना पसंद करते थे। जैसे कि समुद्रगुप्त अपने आप को मुद्राओं पर बीड़ा बजाते हुए दिखाया गया था, जिससे समुद्रगुप्त जो था वह संगीत के प्रति अपनी रुचि प्रदर्शित करता था। तो अगला है नवीन तथ्यों को प्रकाश में लाना। भारतीय इतिहास में अनेक ऐसे युग हैं जिनके विषय में हमारा ज्ञान अत्यंत सीमित है। ऐसी विषम परिस्थिति में अनेक तथ्यों पर मुद्राएं ही प्रकाश डालती हैं। आगे देखते हैं विदेशों से संबंध। जो मुद्राएं विदेशों में खुदाई के बाद भी 2 जगह अलग अलग जगहों पर सेम मुद्राएं मिलती हैं, तो उनसे पता चलता है कि किसी सभ्यता का या किसी संस्कृति का दूसरी संस्कृति से संबंध था या फिर नहीं था। आगे देखते हैं कलाकृतियाँ एवं मिट्टी के बर्तन। विभिन्न उत्खननों में मिट्टी की बनी हुई अनेक मूर्तियाँ बर्तन प्राप्त होते हैं। इन मूर्तियों और बर्तनों का भी अत्यधिक ऐतिहासिक महत्व होता है, क्योंकि इनसे तत्कालीन लोक कला, धर्म और सामाजिक स्थिति पर प्रकाश डलता है। तो आगे हम बात करते हैं भारतीय भूमि एवं पर्यावरण की। भारतीय इतिहास में भारतीय भूमि के बारे में बात करते हैं। हिमालय से हिंद महासागर तक विस्तृत उपमहाद्वीप भारतवर्ष के नाम से जाना जाता है। इसको हिंदुस्तान भी कहा जाता है, ये सब तो आप जानते ही हैं। आगे हम देखते हैं भारत के प्रमुख भौगोलिक भाग। तो भारत के मेन फैक्टर, जैसे कि हम देखें कि यहाँ से ये हमारा भारत का हिस्सा है, आप इसे बस समझने के लिए देखें, ये भारत है। तो यहाँ से यहाँ तक भारत का है। उत्तर में जो पहाड़ हैं, फिर उसके बाद है यहाँ पर मैदान, और ये हैं तटीय रेखाएं या फिर समुद्र तटीय मैदान भी कह सकते हैं। बीच में है पठार, प्रायद्वीपीय भारत, पठार और उच्च भूमियाँ, और इधर साइड है यहाँ पर रेगिस्तान। तो अब हम अच्छे से समझेंगे कि इनकी क्या क्या विशेषता रही, इन्होंने इतिहास में किस तरह से हमारे देश को, संस्कृति को सबसे अलग किया।
उत्तर भारत का पर्वतीय प्रदेश। भारत के उत्तर में पूर्व से पश्चिम तक हिमालय अन्य पर्वत श्रेणियों श्रृंखलाओं में फैला हुआ है। इसके अंतर्गत आते हैं कश्मीर, कांगड़ा, टेहरी, कुमाऊं, नेपाल, सिक्किम, भूटान जैसी पर्वतीय क्षेत्रों के साथ साथ विशाल हिमालय पर्वत अफगानिस्तान से लेकर असम तक एक विस्तृत दीवार की तरह फैला हुआ है। संसार की कुछ ऊंची चोटियां भी इसी में स्थित हैं, जैसे कि गौरीशंकर, एवरेस्ट, गॉडविन, कंचनजंगा, कॉमेट। उत्तर का जो पर्वतीय प्रदेश है वह भारतीय इतिहास पर किस तरह प्रकाश डालता है, वह भारतीय इतिहास के लिए कैसे महत्वपूर्ण है, तो इसमें देखते हैं। भारत की उत्तर तथा पूर्व की ओर से आक्रमणकारियों से रक्षा। भारत की उत्तर से ऊपर की ओर से और पश्चिम की ओर से आक्रमणकारियों से रक्षा करता है। हिमालय की पर्वत श्रेणियां उत्तर और पूर्व में बहुत ऊंची हैं। प्राचीन समय से ही किसी भी आक्रमणकारी को वहां से आने का साहस नहीं हुआ था। ज़्यादातर जो भी आक्रमणकारी भारत में आए हैं वो आए हैं अफगानिस्तान की तरफ से। हिंदुकुश पर्वत है, वहाँ से खैबर दर्रा जो है, और वहीं से ये खैबर दर्रा है कुछ, और हिंदुकुश पर्वत है, वहीं से इन्होंने आना स्टार्ट किया था। आगे देखते हैं भारत की अलग सभ्यता तथा संस्कृति। भारत तीन ओर से हिमालय से और एक ओर से समुद्र से घिरा हुआ होने के कारण संसार में एक अलग भौगोलिक इकाई बन गया है। यहाँ विशेष सभ्यता और संस्कृति का उदय हुआ। भारत की भौगोलिक परिस्थितियों ने इस देश को एशिया से इस तरह अलग कर दिया है जैसे कि इसे विभाजित करने तथा इसे विस्तृत करने में सभी प्रयत्न असफल सिद्ध हुए हैं। आगे बात करते हैं हिमालय जो पर्वत हैं वह किस तरह से भारत के लिए महत्वपूर्ण साबित होते हैं। साइबेरिया की ठंडी तथा शुष्क पवनों से भारत की रक्षा। हिमालय की जो ऊंची श्रेणियां हैं, साइबेरिया से आने वाली ठंडी जो हवाएं हैं, शुष्क हवाएं, उसको भारत में आने से रोकती हैं, जिससे भारत गर्म देश बन गया है। आगे बात करते हैं आर्थिक लाभ। हिमालय की ऊंची चोटियों पर सदैव बर्फ जमी रहती है। गर्मी के मौसम में जब बर्फ पिघलती है तो उसमें अनेक नदियां निकलती हैं, पूरे वर्ष बहती हैं, भारत की भूमि को उपजाऊ बनाती हैं और उत्तर भारत में समृद्ध नदियों का महत्वपूर्ण योगदान रहता है। आगे हम बात करें हिंदू संस्कृति का उत्थान। हिमालय के घने जंगलों में अनेक एकांत स्थान हैं जहाँ पर ऋषियों ने अनेक आश्रम बनाए तथा साधना की। इन ऋषि मुनियों ने मनन और परिशीलन का शेष भारत पर स्वाभाविक प्रभाव पड़ा, क्योंकि उन्होंने इसके आधार पर अनेक धर्म ग्रंथों की रचना की। अगला है भारत का महत्वपूर्ण भाग, वो है विशाल उत्तर का मैदान। पर्वतों के बाद उत्तर का मैदान है। हिमालय मैदान में 3 नदियों से बना है। सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्रा नदियों के मैदान बने हुए हैं। यह भूभाग अनंत काल से भारतीय महाद्वीप का हृदय स्थल माना जाता है। यह क्यों महत्वपूर्ण है, इसका क्या प्रभाव पड़ा है हमारे इतिहास पर, तो कृषि, उद्योग, व्यापार के केंद्र जो प्लेन एरिया होते हैं, मैदान होते हैं, वह कृषि के लिए महत्वपूर्ण होते हैं। उद्योग भी वहीं पर ज़्यादा होते हैं और यह व्यापार के केंद्र होते हैं। संस्कृति तथा सभ्यता के केंद्र, यह वही मैदान है जहां प्राचीन युग में आर्यावर्त के नाम से विख्यात था, जो कि भारतीय सभ्यता तथा संस्कृति का उद्गम स्थल रहा है। यह मैदान जैन तथा बौद्ध धर्म जैसे महान धार्मिक आंदोलनों का केंद्र रहा है। उस समय भारतीय जीवन का अंतस्थल रहा है। आगे देखते हैं शिक्षा, कला तथा साहित्य का केंद्र। भारतीय मैदान जो है वह शिक्षा तथा साहित्य का केंद्र भी रहा है। आगे है विशाल साम्राज्यों के उत्थान पतन का केंद्र। ज़्यादातर बड़े बड़े जो भी साम्राज्य या उत्थान हुआ है उनका, या फिर उनका पतन हुआ है, तो वह विशाल मैदान में ही हुआ है। आगे देखते हैं सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट, अब वो तीसरा है। हमने पर्वत देख लिए, फिर उसके बाद हमने देखा मैदान, उसके बाद देखते हैं दक्षिण पठार। दक्षिण का पठार, यह प्रदेश विंध्याचल से लेकर आसा अंतरीप तक फैला हुआ है। इसकी प्रमुख नदियाँ महानदी, कावेरी, कृष्णा, तुंगभद्रा, गोदावरी। यह पठार पर्वतीय एवं घने जंगलों से घिरा होने के कारण आसानी से जीता नहीं जा सकता। इसका इतिहास उत्तरी भारत से अलग ही रहा है। दक्षिणी पठार का भारतीय इतिहास पर महत्व देखते हैं, तो वो है
भारतीय राजनीतिक एकता को बनाए रखने में कठिनाई। तो जो भी विदेशी यात्री या फिर विदेशी शासक भारत पर आक्रमण करे और उन्होंने भारत पर शासन करने की कोशिश करी, तो दक्षिण भारत का जो एरिया है वह भारतीय राजनीतिक एकता को बनाए रखने में उसने कठिनाई पैदा करी। जैसे कि पहले प्लेन एरिया है और फिर इधर ये दक्षिण, इसे पार करना इतना आसान नहीं था कि कोई भी व्यक्ति यहाँ पर शासन करे और चारों ओर से पूरे भारत पर एक तरह से शासन कर ले। शुरुआत में दक्षिण भारत काफ़ी ऊंचा नीचा है। दक्षिण का जो पठार है वह काफ़ी ऊंचा नीचा है। यह महानदी गोदावरी, कृष्णा, कावेरी नदियों से विभाजित है। इसी कारण उत्तर भारत के शासकों को हमेशा दक्षिण भारत पर तथा दक्षिणी भारत के शासकों को हमेशा उत्तर भारत पर अपना अधिकार स्थापित करने में बहुत कठिनाई हुई, क्योंकि उधर जाने के लिए नदियों को पार करना पड़ता था, पहाड़ों को पार करना पड़ता है, इसीलिए वहाँ उन्हें बहुत ज़्यादा कठिनाई होती थी। तो दूसरा है प्राचीन दक्षिण भारत का पृथक इतिहास तथा उस इतिहास का गौड़ स्थान। प्राचीन काल में यातायात के साधनों का अभाव था। उस समय आज की तरह हवाई यात्रा नहीं होती थी, ना ही रेल थी, ना ही बड़ी गाड़ियां थीं। उस समय तो लोग पैदल ही जाते थे या फिर जानवरों से। दक्षिण भारत का इतिहास उत्तर भारत के इतिहास से अलग थलग रहा है। यही कारण है कि अधिकांश भारतीय विदेशी इतिहासकारों ने जितना महत्व उत्तरी भारत के इतिहास को दिया है उतना महत्व दक्षिण भारत के इतिहास को नहीं दिया। उनका अलग ही इतिहास रहा है और वह भी एक प्राचीन इतिहास रहा है। हिंदू संस्कृति की रक्षा। उत्तर भारत पर तुर्कों अफगानों ने भयंकर आक्रमण किए। उन्होंने हिंदुओं, बौद्धों, मंदिरों को, प्रसिद्ध नगरों को लूटा और भारी संख्या में मारकाट की। उस समय लाखों लोग अपनी जान बचाकर दक्षिण की ओर भाग गए। दक्षिण के शासकों ने उत्तरी भारत के मुस्लिम आक्रमणकारी थे उनका वीरतापूर्वक मुकाबला किया और हिंदू संस्कृति की रक्षा का हर संभव प्रयास किया। दक्षिण भारत में प्राचीन हिंदू मंदिरों की संख्या बहुत कम है, आज अब ज़्यादा है। इनकी क्षति कम हुई है क्योंकि जो आक्रमणकारी ज़्यादा आए थे वह उत्तर भारत से दक्षिण भारत में जाने में सफल नहीं हो पाए थे, वह बहुत कम ही सफल हुए थे। आगे देखते हैं पूर्वी तथा पश्चिमी तटवर्ती मैदान। ये पूर्वी तटीय मैदान और पश्चिमी तटीय मैदान है, इसके बारे में हम बात करेंगे। दक्षिण की लंबी और संकीर्ण समभूमि पूर्वी घाट से पश्चिमी घाट तक चली गई है, जिसके अंतर्गत गोदावरी, कृष्णा, कावेरी की उर्वरा भूमि तथा कोंकण तथा मालाबार तट जैसे उन्नतशील बंदरगाह हैं। दक्षिण पठार के पश्चिमी पिछले भाग में श्रृंखलाबद्ध उच्च पर्वत श्रेणियों की दीवार जो अरब सागरीय तटरेखा के समांतर 700 मील की लंबाई तक है पश्चिमी घाट, और वह पश्चिमी घाट के नाम से विख्यात है। पश्चिमी घाट जो कि समुद्र से 3 से 6,000 फीट तक ऊंचे हैं, ढालू हैं तथा इनके कई समतल भूमि वाले शिखर हैं जिन्हें अभेद दुर्ग में परिवर्तित कर दिया गया है। मराठा जाति के इतिहास में इन दुर्गों का महत्वपूर्ण स्थान रहा है। आगे हम बात करते हैं विदेशी समुद्री व्यापार तथा बृहद भारत के जन्म में सहायक। ये जो तटीय मैदान है समुद्र के किनारे तक फैले हुए हैं। समुद्र प्रेमी होने के कारण यहाँ से लोग दूर दूर तक व्यापार करने के लिए जाते थे, जिन्हें बालादीप, जावा, सुमात्रा, मलाया ने अपने उपनिवेश एवं साम्राज्य स्थापित किए, वहाँ पर अपनी संस्कृति को फैलाया और इसमें बृहत्तर भारत का जन्म हुआ। तो जो तट हैं यहाँ से ही विदेशों से व्यापार करना प्रारंभ हुआ और विदेशी यात्री भी यहाँ आए, विदेशों से व्यापार भी यहाँ आए, जैसे कि डेनिश और फ्रांस से भी आए, इंग्लैंड से भी यहाँ पर आए, जो कि व्यापार के माध्यम से आए थे। और भारतीय इधर से व्यापार करने ये दक्षिण पूर्वी जो एशिया है, इंडोनेशिया, मलाक्का जी इसी का है, सॉरी मलाक्का नहीं है, मलाया, सुमात्रा इंडोनेशिया के ही, फिलीपींस और कंबोडिया, इनमें भारत के राजाओं ने, दक्षिण भारत के राजाओं ने वहाँ जाकर अपने उपनिवेश बनाए और भारत को बढ़ाने में अपना सहयोग दिया। आगे हम बात करते हैं इसमें भारत की जो जनजाति हैं या फिर भारत की जो प्रजाति हैं उसके बारे में बात की गई है। तो इसमें भारत की प्रजातियों की बात करें, ऐतिहासिक प्रजाति वे है नीग्रो,
नीग्रो वर्तमान भारत में अंडमान द्वीपों के कुछ क्षेत्रों में पाए जाते हैं। असम की कतिपय नागा जातियां एवं ट्रावनकोर, कोचीन आदि प्रदेशों की आदिम जातियां इन संस्कृति की विशेषता परिलक्षित होती हैं। आगे हम बात करें आदिम आग्नेय निषाद वंशीय प्रोटो ऑस्ट्रेलॉइड। ये आज की हम बात करें तो ये कहाँ मिलते हैं, तो यह मुख्य रूप से विंध्य प्रदेश, दक्षिणी भारत और मध्य भारत में मिलते हैं। भूमध्य सागरीय या फिर द्रविड़ जाति, तो द्रविड़ जाति के वंशज दक्षिण प्रायद्वीप में मिलते हैं। कन्नड़, तमिल तथा मलयालम भाषा इन्हीं की देन है। आगे हम बात करें वरद जाति, और वरद जाति में 3 हैं, अल्पाइन, दीनारिक, अर्मीनियन। तो अर्मीनियन में मुंबई के पारसियों को देख सकते हैं, और दीनारिक में बंगाल, उड़ीसा, तमिल में आज भी ये विद्यमान है। प्रजाति की शारीरिक विशेषता ढालू कपाल सिर, ये आप जब हम PDF सेंड कर देंगे वहाँ पे अच्छे से देख सकते हैं। और फिर है मंगोल। यह जाति भारत में तिब्बत से या फिर चीन से आई है, तो यह सिक्किम, चीन से लगे हुए सिक्किम, भूटान, चटगांव की पहाड़ियाँ, भारत बर्मा सीमा क्षेत्र, हिमालय के तराई क्षेत्रों में पाई जाती हैं। आर्य, इनका मूल निवास विवादास्पद है, लेकिन माना जाता है कि यह मध्य एशिया से भारत में आए थे। अब हम आगे देखते हैं, आप इसमें देख सकते हैं भारत के मूल वंश, नीग्रो, आदिम, आग्नेय या निषाद वंशीय, द्रविड़ जाति, वरद जाति, मंगोल, आर्य या अन्य। और वरद में 3 हैं, अल्पाइन, दीनारिक, अर्मीनियन। और भारत में भाषा क्षेत्र भी हैं। भारत के भाषा का वर्गीकरण जो भाषा परिवार के आधार पर भी भारत में 4 परिवारों को बांटा गया है, तो वो है मुंड, सवर, पुलिंद भाषा परिवार। दूसरा है तिब्बत चीनी या किरात परिवार। तीसरा है द्रविड़ भाषा परिवार, और चौथा है आर्य भाषा परिवार। तो इन्हें और एक्सप्लेनेशन के साथ देखते हैं। मुंड, सवर, पुलिंद भाषा परिवार, इस भाषा को मुंड, कोल, निषाद आदि जातियाँ बोलती थीं। प्राचीन सुमेर देश दक्षिण पूर्वी एशिया की भाषा से समानता रखने वाली यह भाषा वर्तमान में आज के समय में मध्य प्रदेश के पश्चिमी भाग, दक्षिण में गंजाम और विशाखापट्टनम के पहाड़ी क्षेत्रों में बोली जाती है। दूसरी है तिब्बत चीनी या किरात परिवार। मूल रूप से तिब्बत चीनी या किरात भाषाएं तिब्बत, चीन व बर्मा में बोली जाती थीं। कुमाऊं की भोटिया जाति, असम के डफल, उत्तरी असम के डफल, मीरी व मिश्मी, पश्चिमी असम की पहाड़ियों में गोरा नागा जाति के लोग इसी भाषा परिवार का प्रयोग करते हैं। फिर तीसरा है द्रविड़ भाषा परिवार। तो द्रविड़ भाषा परिवार में आते हैं तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, इसी वर्ग में आते हैं। भारत में इन भाषाओं पर संस्कृत का व्यापक प्रभाव पड़ा। द्रविड़ भाषा की जो लिपि है वह ब्राह्मी लिपि है तथा इसकी वर्णमाला संस्कृत है। चौथा है आर्य भाषा परिवार। आर्य भाषा परिवार में आते हैं बांग्ला, हिंदी, असमी, पहाड़ी बोलियां, पंजाबी, गुजराती, मराठी, उड़िया आदि भाषाएं बोली जाती हैं। इस प्रकार से संपूर्ण उत्तर भारत की भाषाओं की लिपि ब्राह्मी है और देवनागरी लिपि है। इनकी जो आर्य भाषा परिवार है, इसकी लिपि जो ब्राह्मी है और इसकी वर्णमाला देवनागरी है। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। खुश रहें, मस्त रहें।